हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चलेगा। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। आप नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, बनिएगा। अंदाज मजाकिया, लहजा सख्त, गरीबों की आवाज, चेहरे पर चमक और राजनीति में 5 दशकों की धमक। नमस्कार दोस्तों, आप ये तो समझ गए होंगे कि आज का वीडियो लालू यादव के ऊपर है। वो लालू यादव जो समाज के एक तबके के लिए मसीहे की तरह है, तो वहीं समाज का एक तबका उन्हें जातिवादी राजनीति का प्रतीक मानता है। बिहार में गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव से संसद तक का सफर लालू यादव के लिए आसान नहीं रहा। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि लालू यादव के मसीहा बनने की क्या है कहानी, जिसकी नींव शायद उनके बचपन में रखी गई। लेकिन पहले वो किस्सा जब देश की राजनीति ने पहली बार लालू यादव की धमक को सुना। वो आपातकाल का दौर था। छात्र राजनीति में सक्रिय लालू यादव भी अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। जेपी की अगुवाई में छात्रों का आंदोलन अपने चरम पर था और लालू यादव इसी दौर में जयप्रकाश नारायण के करीब पहुंचते हैं। 1971 में लालू पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव और फिर 1973 में अध्यक्ष बन चुके थे। और इसी नाते जब आंदोलन शुरू हुआ तो लालू का मिलना मिलाना जेपी से शुरू होता है। 1974 में वो आंदोलन का हिस्सा बन गए। लालू की जीवनी पर पत्रकार नलिन वर्मा और लालू यादव द्वारा लिखे गए किताब में लालू खुद उन दिनों के कई किस्से बताते हैं। लालू यादव ने इस किताब में अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने लिखा, मैं उस संचालन समिति का संयोजक था जिसे जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया। मैं 15 महीने से अधिक समय तक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी कि मीसा के तहत जेल में रहा। आपातकाल के दौरान लालू से जुड़ा हुआ एक किस्सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। वो कुछ यूं था कि जब आपातकाल के खिलाफ बिहार से जयप्रकाश नारायण की सशक्त आवाज गूंजी तो लालू भी उनके साथ हो चुके थे। आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियां खाई, गिरफ्तार होकर जेल भी गए। एक बार तो लालू प्रसाद यादव की मौत की अफवाह से सनसनी मच गई। ये वाकया 18 मार्च 1974 का है। सड़कों पर उतर करके छात्रों के आंदोलन में लालू भी शामिल रहे। उधर सरकार आंदोलन को कुचलने पर आमदा थी। उसने आंदोलनकारियों के खिलाफ सेना को उतार दिया। उस दिन सेना ने आंदोलनकारियों को जमकर के पीटा। इस घटना के बाद यह अफवाह फैल गई कि सेना की पिटाई से बुरी तरीके से घायल लालू प्रसाद यादव की मौत हो गई। लेकिन बाद में लालू के सामने आने के बाद मामला शांत हुआ। खैर, इन किस्से कहानियों के बीच में आपको वो धमक सुनाऊं जिसने लालू यादव के गरीबों का मसीहा बनाने की शुरुआत कर दी। जिसने दरअसल 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और आम चुनाव का हो गया ऐलान। 6वीं लोकसभा के लिए हुए इस चुनाव में लालू यादव भी उतरे। सीट था बिहार की छपरा जिला, जिसे अब सारण कहते हैं। चुनाव देश में हो रहा था उस समय। इमरजेंसी को लेकर के उस समय कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी के बीच चुनाव हो रहा था। तब जनता पार्टी और भारतीय लोक दल में गठबंधन था और लालू भारतीय लोक दल के सिंबल पर चुनावी मैदान में थे। लालू के सामने कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह के अलावा सीपीआई और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे। आपातकाल की वजह से लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस की हार हो जाएगी, लेकिन जीतने वाला चेहरा लालू यादव का होगा और वो भी ऐतिहासिक जीत के साथ। इसकी कल्पना शायद कम ही लोगों को उस समय रही, लेकिन नतीजे सामने आए तो कई रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो गए। अपने पहले चुनाव में जीत करके लालू यादव न सिर्फ 29 साल के युवा सांसद बने, बल्कि लालू को 85.97% वोट्स मिले। छपरा सीट पर तब 6,58,829 वोटर्स थे और चुनाव में 73.89% वोटिंग हुई, यानी कुल 4,83,198 वोट पड़े। इनमें से लालू ने 4,15,409 वोट हासिल किए। बाकी उम्मीदवारों को सिर्फ 14% वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार रामशेखर प्रसाद सिंह को सिर्फ 8.6% वोट मिले, जबकि सीपीआई के शिव बच्चन सिंह को 4.39% वोट मात्र उस समय मिले। लालू यादव के इस रिकॉर्ड को छपरा सीट पर आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। सीट का नाम बदलकर सारण हुआ, लेकिन लालू भी कभी अपना वो करिश्मा दोबारा दोहरा नहीं पाए। हालांकि 1980 में लालू ने जनता पार्टी छोड़कर अलग राह पकड़ी और वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल में वो शामिल हो गए।
इसके बाद लालू ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोटों पर फोकस किया और इसमें लालू को बड़ी मदद मिली भागलपुर हिंसा से। 1989 में भागलपुर हिंसा के बाद लालू यादव मुसलमानों के सबसे बड़ी हिमायती बनकर के आए। इस दौरान वो युवाओं के बीच भी काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए और इसके बाद 1990 में बिहार में जनता दल सत्ता में आया और वो बिहार के बन गए CM। 1993 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की अंग्रेजी हटाओ नीति के विरुद्ध जम करके बिहार के सारे स्कूल में अंग्रेजी भाषा अनिवार्य किया। 1990 के चुनाव में जनता दल को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली और लालू यादव को मिला CM पद। CM की कुर्सी पर पहुंचने के साथ ही लालू यादव ने अपना MY समीकरण और पुख्ता करना शुरू किया। लालू जनता दल के साथ थे जो बिहार में सत्ता पर काबिज थी, तो देश में बीजेपी के सहयोग से शासन चला रही थी। प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1990 का वो दौर देश की राजनीति के लिए बेहद अहम मोड़ है, क्योंकि एक ओर जहां मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर VP सिंह और जनता दल पिछड़ों को सियासत का एक्स फैक्टर बनाने की सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने कमंडल में हिंदुत्व को भरकर देश के सियासत पर छा जाने को बेताब थी। और ऐसे में बिहार में दोनों का सामना अटल हो चुका था, क्योंकि MY समीकरण के साथ लालू यादव आगे बढ़ रहे थे तो लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल रहे थे। तो टकराव हुआ और इस टकराव ने राजनीति को नया रंग भी दिया और बीजेपी को हिंदुत्व का चैंपियन बना दिया। लेकिन इसकी पटकथा लिखी गई बिहार में। तारीख थी 22 अक्टूबर 1990 और जगह थी एकड़े मार्ग, पटना। इस बंगले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहा करते थे। सुबह हो चुकी थी और एक एक करके कई सफेद एम्बेसडर्स कारें वहां पर पहुंची। कुछ देर बाद पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित DIG रामेश्वर उरांव और वरिष्ठ IAS अधिकारी राजकुमार सिंह, जो कि तत्कालीन निबंधक सहकारिता थे, उन्हें बुलाया गया। 7 महीने पहले ही लालू यादव ने बिहार की सत्ता को संभाला था। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के समय प्रधानमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री उस समय थे और केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार थी। उसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे और अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल के नेता थे। लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर से रथ यात्रा शुरू की। इसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन लालू यादव ने बिहार में इसे रोकने की योजना तैयार। इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करना था। 22 अक्टूबर को पटना के मुख्यमंत्री आवास पर इसको लेकर के हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। DIG रामेश्वर उरांव और IAS RK सिंह इसी वजह से वहां पर तलब किए गए। अंदर अधिकारियों के साथ बैठे मुख्यमंत्री लालू यादव उनका इंतजार कर रहे थे। मीटिंग में क्या तय हुआ ये उस दिन तो गोपनीय रखा गया, लेकिन अगली सुबह उसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। लालू यादव ने सारी योजनाएं रामेश्वर उरांव, राजकुमार सिंह सहित CM आवास पर मौजूद सभी लोगों को बताया। अधिकारियों को कहा गया कि बिना हिंसा के काम को पूरा करना है। आडवाणी जी को समस्तीपुर में अरेस्ट करने के बाद दुमका ले जाना है और फिर वहां से आगे की तरफ हो जाएंगे और मसांजो, ये जगह तय किया गया। ये योजना गोपनीय रखी गई, इसलिए इसकी जानकारी सिर्फ उन्हीं ऑफिसर्स को दी गई जिन्हें इससे अंजाम देना था। शाम होने के बाद रामेश्वर उरांव और RK सिंह को समस्तीपुर निकलना था। चीफ पायलट अविनेश बाबू को लालू यादव ने खुद अपने विश्वास में लिया। पटना एयरपोर्ट पर रात में उड़ान के लिए जरूरी लाइटिंग का इंतजाम हुआ, क्योंकि वहां रात में उड़ान की व्यवस्था नहीं थी। फिर हेलीकॉप्टर आगे गई, समस्तीपुर में सर्किट हाउस पहुंचती है, वहां लैंडिंग हुई। गिरफ्तारी इससे पहले आधी रात में अधिकारियों की बैठक हुई। टेलीफोन एक्सचेंज को डाउन करवाया गया ताकि कोई फोन न कर पाए। रात धीरे धीरे बीत रही थी। ऑपरेशन लीक नहीं हो, इसके लिए सतर्कता बढ़ती जा रही थी। इधर आडवाणी जी रात 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर थके होने की वजह से सो गए। यानी लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा जो बिहार के समस्तीपुर से गुजर रही थी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव उनकी गिरफ्तारी की रचना कर रहे थे, व्यू रच रहे थे। 22 अक्टूबर के दिन जैसे ही घड़ी के सुई ने 4:45 बजाया, वो जो अधिकारी थे वो लालकृष्ण आडवाणी के पास पहुंचे। उन्होंने खुद दरवाजा खोला। उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं? सभी ने अपना परिचय देने के बाद उनकी गिरफ्तारी के वारंट की बात बताई। आडवाणी जी ने 15 मिनट का समय लिया ताकि वो तैयार हो पाए। अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर आप किसी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उन्हें सरकार से निर्देश मिला है कि आडवाणी जी को ये सुविधा देनी है। इस प्रस्ताव पर आडवाणी ने प्रमोद महाजन को साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उनकी विधिवत गिरफ्तारी हो गई। लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को एक गाड़ी से पटेल मैदान तक ले जाया गया। वहां हेलीकॉप्टर इंतजार में खड़ा था। हेलीकॉप्टर ने दुमका की उड़ान भरी। दुमका DG को पहले बताया जा चुका था। तकरीबन 1 घंटे बाद सभी दुमका पहुंचे और वहां से
गाड़ी से लाल कृष्ण आडवाणी को मसांजोर गेस्ट हाउस ले जाया गया। आडवाणी की गिरफ्तारी आसान नहीं थी। वो धनबाद, रांची, हजारीबाग, नवादा होते हुए पटना आए थे। पटना के गांधी मैदान में उन्हें सुनने के लिए तकरीबन 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे के नारे लग रहे थे। उस मीटिंग के बाद जोश से भरे आडवाणी समस्तीपुर पहुंचे। वहां भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। जय श्री राम के नारे लगे। उनके साथ तकरीबन 50,000 लोगों की भीड़ थी जो समस्तीपुर में कहीं कहीं रुके थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी बड़ी चुनौती थी। हिंसा भड़कने का खतरा था, लेकिन ऑपरेशन की गोपनीयता के कारण बगैर किसी हिंसा के उन्हें अरेस्ट किया गया। आडवाणी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इसके साथ सियासत के अध्याय में कई नए आयाम जुड़े। जहां लालू यादव बिहार के मुसलमान के मसीहा कहे जाने लगे, उनका एमवाई समीकरण पहले से कई ज्यादा ताकतवर हुआ। और दूसरी ओर बीजेपी हिंदुत्व की रथ पर सवार हो गई और बीजेपी के लिए इस हिंदुत्व की लहर का असर भी जल्द दिखने वाला था। 23 अक्टूबर 1990 के उस दिन लालू यादव ने जो किया वो राजनीति में अचानक लिया गया कोई फैसला नहीं था। वो एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि इसका असर सिर्फ बिहार में नहीं होना था, इसका असर देश की सियासत में होना था, केंद्र की सरकार पर पड़ना था, और हुआ भी वैसा ही। लेकिन इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस फैसले ने लालू यादव लालू यादव ने अपना अजय साम्राज्य बनाया, कैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, और फिर कैसे हुआ लालू के उस अजय साम्राज्य का पतन। लेकिन फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया शिखा ठाकुर न्यूज़ोपीडिया, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे लालू यादव के आगे की कहानी के साथ, क्योंकि साम्राज्य बनाया और फिर पतन कैसे हुआ, लेकिन आज भी क्यों लालू यादव का नाम बिहार की राजनीति में गूंजता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।